सर विलियम कर्टन द्वारा गठित असाडा कंपनी कहे जाने वाले एसोसिएशन को 1657 में चार्ल्स द्वारा व्यापार करने का लाइसेंस दिया गया था। दोनों कंपनियों का विलय हो गया था। 1608 में एक और प्रतिद्वंद्वी कंपनी उभरी। 1702 में प्रतिद्वंद्विता पुरानी और नई कंपनी के बीच का अंत हो गया, लेकिन उनका अंतिम समामेलन 1708 में द यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ इंग्लैंड ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज के शीर्षक के तहत हुआ। आर ऑफ गोडोल्फिन की मध्यस्थता के बाद इस कंपनी ने भारत में शासन किया। 1858 तक फ्रांसीसी फाउंडेशन 1664 में लुई 14 के एक मंत्री कोलबर्ट ने इसकी नींव रखी। कंपनी डेस इंडेस ओरिएंटल की नींव भारत में बस्तियां पौंडीचेरी मुख्यालय के रूप में विकसित हुई। 1673 में वालिकोडापुरम के गवर्नर शेर खान लोदी द्वारा मसूलीपट्टनम कारखाने के निदेशक फ्रैंकोइस मार्टिन को प्रदान की गई थी। अंततः 1954 में भारतीय संघ में शामिल हो गए। भारत में एंग्लो फ्रांसीसी प्रतिद्वंद्विता में अंग्रेजी और फ्रेंच के बीच युद्ध के साथ मेल खाता। यूरोप वाणिज्यिक हितों के संरक्षण और विस्तार के कारण दक्षिणी भारत और यूरोप में राजनीतिक विकास अपने दावों का मुकाबला करने के बहाने प्रदान किए, जिसकी परिणति 3 कर्नाटक युद्धों में हुई। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1740-48। यह किसका विस्तार था? यूरोप में एंग्लो फ्रांसीसी प्रतिद्वंद्विता और 1748 में एक्स-ला चैपल की संधि के साथ समाप्त हुई। दूसरा कर्नाटक युद्ध 1749-54, हालांकि अनिर्णायक, यह अंग्रेजों की तुलना में दक्षिण भारत में फ्रांसीसी शक्ति को कमजोर कर दिया। तीसरा कर्नाटक युद्ध 1758-63, एक निर्णायक युद्ध जिसे के लिए जाना जाता है। वॉन्डिवॉश की लड़ाई 1760-61, यूरोप में एंग्लो फ्रांसीसी संघर्ष की एक प्रतिध्वनि। पेरिस की संधि 1763, फ्रांसीसी को अनुमति दी गई थी केवल व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए भारतीय बस्तियों का उपयोग करने के लिए, और बस्तियों के किलेबंदी पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। फ्रांसीसी विफलता के कारण अपर्याप्त सैन्य और वित्तीय सहायता। यूरोप में फ्रांस की भागीदारी। इंपीरियल फ्रांस की छोटी प्रबंधित नीति। फ्रांसीसी कंपनी को वाणिज्यिक प्रोत्साहन का अभाव। अंग्रेजी कंपनी का ध्वनि वाणिज्यिक आधार। अध्याय 4 भारत की पूर्व संध्या पर ब्रिटिश विजय। 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में शक्तिशाली मुगलों का पतन देखा गया, जो लगभग 2 शताब्दियों तक अपने समकालीनों से ईर्ष्या करते रहे थे। औरंगजेब 1658-1707 का शासन भारत में मुगल शासन के अंत की शुरुआत का संकेत साबित हुआ। यह तर्क दिया जाता है कि औरंगजेब की पथभ्रष्ट नीतियों ने राज्य की स्थिरता को कमजोर कर दिया और उत्तराधिकार के युद्धों और कमजोर शासकों के कारण उसकी मृत्यु के बाद गिरावट को गति मिली। यद्यपि मोहम्मद शाह ने 29 वर्षों 1719-48 के लंबे समय तक शासन किया, शाही भाग्य का पुनरुद्धार नहीं हुआ क्योंकि वह एक अक्षम शासक था। मोहम्मद शाह के शासनकाल में हैदराबाद, बंगाल, अवध और पंजाब के स्वतंत्र राज्यों की स्थापना हुई। कई स्थानीय प्रमुखों ने अपनी स्वतंत्रता का दावा करना शुरू कर दिया और मराठों ने शाही विरासत को प्राप्त करने के लिए अपनी बोली लगानी शुरू कर दी। मुगलों के सामने चुनौतियां। बाहरी चुनौतियां। आंतरिक शक्ति के अभाव में मुगल उत्तर पश्चिम से अनेक आक्रमणों के रूप में आई बाहरी चुनौतियों के विरुद्ध खड़ा मोर्चा नहीं रख सके। उत्तर पश्चिमी सीमाओं को बाद के मुगलों द्वारा उपेक्षित कर दिया गया था और सीमा की रक्षा में ज्यादा प्रयास नहीं किया गया था। राय नादिर शाह 1739 में केवल 57 दिनों के लिए मुगल सम्राट थे, लेकिन उन दिनों ने भारत की राजनीति को बदलने वाले झटके पैदा किए। उन्होंने सत्ता के मौजूदा केंद्रों को तोड़ दिया, मुगल सत्ता के दायरे को व्यापक रूप से कम कर दिया।
उन्होंने घुड़सवार योद्धाओं के ढीले बैंड स्थापित किए जिन्होंने गांवों और कस्बों से धन की तलाश में ग्रामीण इलाकों में तोड़फोड़ की। उन्होंने व्यापारियों को उन दीवारों के पीछे धकेल दिया जिनके पास सबसे मजबूत किले थे। थोड़े समय के लिए लूट खसोट बातचीत के बजाय धन के नए केंद्र बनाने का सबसे प्रभावी साधन बन गया। उन 57 दिनों ने वह आधार तैयार किया जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी को पहली बार भारत में क्षेत्र पर विजय प्राप्त करने की अनुमति दी। जॉन विल्सन, भारत विजयी। फारसी सम्राट नादिर शाह ने 1738-39 में भारत पर हमला किया, लाहौर पर विजय प्राप्त की और 13 फरवरी 1739 को कमाल में मुगल सेना को हराया। बाद में मोहम्मद शाह को पकड़ लिया गया और दिल्ली को लूट लिया गया और तबाह कर दिया गया। एक अनुमान के अनुसार मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरे के अलावा सरकारी खजाने और अमीर रईसों की तिजोरियों से 70 करोड़ रुपए एकत्र किए गए थे। नादिर शाह ने काबुल सहित सिंधु के पश्चिम में रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण मुगल क्षेत्र प्राप्त किया। इस प्रकार भारत एक बार फिर उत्तर पश्चिम के हमलों की चपेट में आ गया। अहमद शाह अब्दाली या अहमद शाह दुर्रानी, जो 1747 में बाघ की मृत्यु के बाद नादिर शाह के उत्तराधिकारी चुने गए थे, ने 1748 और 1767 के बीच कई बार भारत पर आक्रमण किया। उन्होंने मुगलों को लगातार परेशान किया, जिन्होंने 1751-52 में शांति खरीदने की कोशिश की। उसे पंजाब 1757 में अब्दाली ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया और मुगल सम्राट पर नजर रखने के लिए एक अफगान कार्यवाहक को छोड़ दिया। अपनी वापसी से पहले अब्दाली ने आलमगीर द्वितीय को मुगल सम्राट और रोहिल्ला प्रमुख नजीब-उद-दौला को साम्राज्य के मीर बख्शी के रूप में मान्यता दी थी, जिसे अब्दाली के व्यक्तिगत सर्वोच्च एजेंट के रूप में कार्य करना था। 1758 में नजीब-उद-दौला को मराठा प्रमुख रघुनाथ राव ने दिल्ली से निष्कासित कर दिया, जिन्होंने पंजाब पर भी कब्जा कर लिया। 1759 में अहमद शाह अब्दाली मराठों से बदला लेने के लिए भारत लौट आया। 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में अब्दाली ने मराठों को हराया। अब्दाली के अंतिम आक्रमण 1767 में हुए। पानीपत में साम्राज्य को हिला देने वाली कई लड़ाइयां क्यों? यमुना के तट पर और गंगा और सिंधु नदियों के उपजाऊ मैदानों के बीच वर्तमान हरियाणा में स्थित पानीपत और उसके आसपास के क्षेत्र में कई युद्ध हुए हैं। इन लड़ाइयों ने अलग अलग समय में भारतीय इतिहास की धारा को बदल दिया। 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी। युद्ध के परिणाम ने की नींव रखी दिल्ली सल्तनत के शासन को समाप्त करके मुगल साम्राज्य। 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर के बीच हुई थी और हेमू इसने मुगलों को जारी रखने के पक्ष में निर्णय लिया। शासन 1761 में मराठों और अहमद शाह अब्दुल के बीच पानीपत की तीसरी लड़ाई ने भारत पर शासन करने की मराठा महत्वाकांक्षा को समाप्त कर दिया। पानीपत एक पसंदीदा युद्ध क्षेत्र क्यों था? पानीपत का रणनीतिक स्थान था। युद्ध के दलों में से एक आमतौर पर उत्तर पश्चिम से खैबर दर्रे के माध्यम से उत्तरी भारत की राजनीतिक राजधानी दिल्ली पर कब्जा करने के लिए आया था। राजस्थान के उबड़ खाबड़ इलाकों, रेगिस्तान या घने जंगलों से घिरे अन्य उत्तरी क्षेत्रों के माध्यम से एक सेना को स्थानांतरित करना बहुत जोखिम भरा और कठिन था। दूसरी ओर दिल्ली के शासक पानीपत को एक संघर्षपूर्ण रणनीतिक मैदान मानते थे और इसलिए उन्होंने वहां लड़ाई करना पसंद किया। दिल्ली से इसकी निकटता ने भारतीय शासकों के लिए युद्ध के मैदान में हथियारों, सैन्य और खाद्य आपूर्ति आदि को परिवहन करना आसान बना दिया और फिर भी राजधानी को संघर्ष से बचाए रखा। पानीपत के आसपास के क्षेत्र में एक समतल मैदान है जो घुड़सवार सेना के आंदोलन के लिए उपयुक्त था। उस समय युद्ध का मुख्य तरीका था। शेरशाह द्वारा ग्रांड ट्रंक रोड के निर्माण के बाद
सूरी 1540-45 पानीपत इसी रास्ते पर था। के लिए यह आसान हो गया विजेताओं को वहां अपना रास्ता खोजने के लिए। अन्य क्षेत्रों की तुलना में इस क्षेत्र में मानसून की वर्षा की अवधि कम है, जिससे लड़ना आसान हो जाता है। इन क्षेत्रों के कारीगर स्मिथ बनाने में विशेषज्ञ थे, युद्ध से संबंधित सामग्री, और इसलिए यह बलों के लिए आसान हो गया। दोनों पक्षों ने अपनी युद्ध सामग्री को फिर से भरने के लिए औरंगजेब के बाद कमजोर शासक एक आंतरिक चुनौती। बहादुर शाह प्रथम 1707-12 शासन किया। उत्तराधिकार के लगभग 2 साल के लंबे युद्ध के बाद औरंगजेब के सबसे बड़े पुत्र 63 वर्षीय राजकुमार मुइज्ज बहादुर शाह की उपाधि लेकर सम्राट बने। बाद में उन्हें बहादुर शाह एक कहा गया। उसने उत्तराधिकार के युद्ध में अपने भाइयों मोहम्मद आजम और काम बख्श को मार डाला था। खफी खान ने शाही की उपाधि दी बेखबर बहादुर शाह को। उन्होंने मराठों, राजपूतों और जाटों के साथ एक प्रशांत नीति अपनाई। मराठा राजकुमार शाहू को मुगल कैद से रिहा कर दिया गया था और राजपूत प्रमुखों को उनके राज्यों में पुष्टि की गई थी। हालांकि सिख नेता बंदा बहादुर ने पंजाब में मुसलमानों पर हमला किया और इसलिए सम्राट ने उनके खिलाफ कार्रवाई की। फरवरी 1712 में बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु हो गई। जहांदार शाह शासन 1712-13 जुल्फिकार खां की सहायता से जहांदार शाह सम्राट बना। जुल्फिकार खान को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। उसने साम्राज्य की वित्तीय स्थिति में सुधार के लिए इजारा प्रणाली की शुरुआत की। जहांदार शाह ने जजिया को समाप्त कर दिया। फर्रुखसिया 1713-1719 शासन किया। सैयद भाइयों अब्दुल्ला खान और हुसैन अली किंग मेकर्स के रूप में जाना जाता है की मदद से जहांदार शाह को मारने के बाद फर्रुखसिया नए सम्राट बने। उन्होंने जजिया और तीर्थयात्रा कर को समाप्त करके धार्मिक सहिष्णुता की नीति का पालन किया। 1717 में उन्होंने अंग्रेजों को किसान दिए। 1719 में सैयद बंधुओं ने पेशवा बालाजी विश्वनाथ की सहायता से फर्रुखसिया को गद्दी से उतार दिया। बाद में उसे अंधा कर दिया गया और उसकी हत्या कर दी गई। यह पहली बार था मुगल इतिहास की एक सम्राट को उसके रईसों ने मार डाला। रफी-उद-दारजात 28 फरवरी 6 जून 1719 शासन किया। उन्होंने मुगलों के बीच सबसे कम अवधि के लिए शासन किया। राय वह बहादुर शाह प्रथम अंतिम सम्राट थे जिनके अनुकूल कुछ भी कहा जा सकता है। इसके बाद साम्राज्य का तीव्र और पूर्ण पतन और व्यवहारिक विघटन उसके संप्रभुओं की अक्षमता और राजनीतिक महत्वहीनता में परिलक्षित होता है। रफी-उद-दौला 6 जून से 17 सितंबर 1719 तक शासन किया। सैयद भाइयों ने रफी-उद-दौला को शाहजहां द्वितीय की उपाधि के साथ सिंहासन पर बिठाया। नया सम्राट अफीम का आदी था। मोहम्मद शाह 1719-48 शासन। रफी-उद-दौला की मृत्यु के बाद रोशन अख्तर सैयद ब्रदर्स की पसंद बन गए। मोहम्मद शाह, जैसा कि इतिहास में जाना जाता है, को उनकी शानदार जीवन शैली के कारण रंगीला की उपाधि दी गई थी। मोहम्मद शाह ने निजाम उल मुल्क की मदद से सैयद बंधुओं को मार डाला। 1724 में निजाम उल मुल्क वजीर बन गया और हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। 1737 में मराठा पेशवा बाजीराव प्रथम ने 500 घुड़सवारों की एक छोटी सेना के साथ दिल्ली पर आक्रमण किया। 1739 में नादिर शाह ने करनाल की लड़ाई में मुगलों को हराया और बाद में मोहम्मद शाह और सिंधु के पश्चिम में स्थित क्षेत्रों को फारसी साम्राज्य में कैद कर लिया। अहमद शाह बहादुर 1748-1754 शासन किया। अहमद शाह एक अक्षम शासक थे जिन्होंने राज्य के मामलों को क्वीन मदर उधमबाई के हाथों में छोड़ दिया था। किबला-ए-आलम की उपाधि दी जाने वाली उधमबाई एक गरीब बुद्धि की महिला थी, जिन्होंने अपने प्रेमी जावेद खान
एक कुख्यात किन्नर की मदद से शासन किया। आलमगीर द्वितीय, शासनकाल 1754-59। आलमगीर द्वितीय सम्राट जहांदार शाह का पुत्र था। ईरानी आक्रमणकारी अहमद शाह अब्दाली जनवरी 1757 में दिल्ली पहुंचा। उसके शासनकाल के दौरान जून 1757 में प्लासी की लड़ाई लड़ी गई थी। आलमगीर द्वितीय की हत्या कर दी गई थी। शाहजहां III, शासन 1759-60, जिसे मुही-उल मिल्लत के नाम से भी जाना जाता है, उसे दिल्ली में साजिशों के परिणामस्वरूप सिंहासन पर बैठाया गया था, लेकिन बाद में मराठा हस्तक्षेप के माध्यम से उसे हटा दिया गया था। शाह आलम द्वितीय, अक्टूबर 1760, जुलाई 1788, अक्टूबर 1788, नवंबर 1806। उनके शासनकाल में दो निर्णायक युद्ध हुए, पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 और बक्सर की लड़ाई 1764। 1765 में इलाहाबाद की संधि, अगस्त 1765 की शर्तों के अनुसार उन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी के संरक्षण में लिया गया और इलाहाबाद में निवास किया गया। उन्होंने कंपनी को सदा के लिए अनुदान देने वाला एक फरमान भी जारी किया। बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी, राजस्व एकत्र करने का अधिकार। 1772 में मराठा उन्हें दिल्ली ले गए, जहां वे 1803 तक रहे। 1803 में अंग्रेजों द्वारा दौलत राव सिंधिया की हार के बाद उन्होंने फिर से अंग्रेजों की सुरक्षा स्वीकार कर ली। बाद में मुगल सम्राट अंग्रेजों का पेंशन भोगी बन गया। अकबर शाह द्वितीय, शासन 1806-37, ने राममोहन राय को राजा की उपाधि दी। उनके शासन के दौरान 1835 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने खुद को मुगल सम्राट का विषय कहना बंद कर दिया और मुगल सम्राट के नाम पर सिक्के जारी करना बंद कर दिया। बहादुर शाह द्वितीय, शासन 1837-57, बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर, जफर उनका उपनाम था, लास्ट मुगल सम्राट थे। 1857 के विद्रोह ने उन्हें भारत का सम्राट घोषित करने का एक निरर्थक प्रयास किया था। उन्हें अंग्रेजों ने पकड़ लिया और रंगून भेज दिया, जहां 1862 में उनकी मृत्यु हो गई। कानूनी दृष्टि से मुगल साम्राज्य 1 नवंबर 1858 को रानी विक्टोरिया की घोषणा के साथ समाप्त हो गया। गिरावट के कारण मुगल साम्राज्य का पतन क्यों हुआ, यह इतिहासकारों के बीच बहस का विषय रहा है। विद्वानों की राय को दो व्यापक रेखाओं के साथ विभाजित किया जा सकता है, वे जो इस मामले को आमतौर पर साम्राज्य से संबंधित मानते हैं और जो विकास को क्षेत्र से संबंधित मानते हैं। साम्राज्य संबंधी या मुगल केंद्रित दृष्टिकोण साम्राज्य की संरचना और कार्यप्रणाली के भीतर ही पतन के कारणों को देखता है। क्षेत्र संबंधी दृष्टिकोण से साम्राज्य के विभिन्न भागों में उथल-पुथल और अस्थिरता में मुगलों के पतन के कारणों का पता चलता है। गिरावट दोनों पहलुओं के कारण थी। मुगल साम्राज्य के विघटन की प्रक्रिया औरंगजेब के शासनकाल के दौरान शुरू हुई थी, लेकिन 1707 में उनकी मृत्यु के बाद ही इसने गति पकड़ी। उनकी मृत्यु के समय स्थितियां ऐसी नहीं थी कि पतन की प्रक्रिया को रोका नहीं जा सका। हालांकि मुगल सत्ता को कई प्रमुखों और शासकों द्वारा चुनौती दी गई थी, लेकिन कोई भी स्वतंत्रता का दावा नहीं कर सका। तथा NS शाही ताकत के सामने सिखों, मराठों और राजपूतों के पास साम्राज्य को उखाड़ फेंकने की क्षमता नहीं थी। उन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में अपनी स्वतंत्रता हासिल करने और बनाए रखने के लिए केवल मुगल शक्ति का विरोध किया। इस प्रकार, यदि औरंगजेब के उत्तराधिकारी सक्षम शासक होते, तो साम्राज्य का पतन नहीं होता। औरंगजेब के बाद आने वाले अधिकांश सम्राट अक्षम, कमजोर और लाइसेंसी सम्राट साबित हुए, जिन्होंने साम्राज्य के विघटन की प्रक्रिया को तेज कर दिया और अंत में इसका पतन हो गया।
मुगल साम्राज्य के पतन में योगदान देने वाले प्रमुख कारकों की चर्चा नीचे की गई है। जमींदारों की निष्ठा में परिवर्तन। मध्ययुगीन काल के दौरान दो वर्गों ने राज्य की शक्ति को सम्राट के साथ साझा किया, जमींदार और रईस। जमींदार अपनी भूमि के वंशानुगत मालिक थे, जिन्हें वंशानुगत आधार पर कुछ विशेषाधिकार प्राप्त थे, और उन्हें रईस, राजा, ठाकुर, खुत या देशमुख के रूप में जाना जाता था। उन्होंने साम्राज्य में एक महत्वपूर्ण स्थान पर कब्जा कर लिया क्योंकि वे राजस्व के संग्रह और स्थानीय प्रशासन में मदद करते थे, जिसके लिए उन्होंने सैनिकों को रखा। यद्यपि मुगलों ने जमींदारों की शक्ति पर अंकुश लगाने और किसानों से सीधा संपर्क बनाए रखने की कोशिश की थी, लेकिन वे पूरी तरह सफल नहीं हुए थे। औरंगजेब के शासनकाल में ही जमींदारों की शक्ति और प्रभाव में उल्लेखनीय वृद्धि हुई थी। इसका सबसे बड़ा परिणाम यह हुआ कि क्षेत्रीय निष्ठाओं को प्रोत्साहन मिला। कई स्थानीय जमींदारों ने साम्राज्य की कमजोरी का फायदा उठाने और अपने लिए स्वतंत्र राज्य बनाने के लिए साम्राज्य के भीतर अन्य शक्तिशाली वर्ग, कुलीन वर्ग की मदद की। जागीरदारी क्राइसिस। कुलीनों में वे लोग शामिल थे जिन्हें या तो बड़ी जागीरें और मनसब सौंपे गए थे या मुगल सूबों के सूबेदार नियुक्त किए गए थे और इन्हें बनाए रखने की जिम्मेदारी दी गई थी। इस वर्ग में कई राजपूत शासक, सूबेदार और मनसबदार शामिल थे। मुगल शासन को अक्सर कुलीनता के शासन के रूप में परिभाषित किया गया है, क्योंकि इन रईसों ने साम्राज्य के प्रशासन में केंद्रीय भूमिका निभाई थी। हालांकि अकबर ने एक प्रदान किया था। विचारों। मुगल साम्राज्य के विघटन की जड़ें मध्यकालीन भारतीय अर्थव्यवस्था में पाई जा सकती हैं। उस अर्थव्यवस्था की सीमाओं के भीतर व्यापार, उद्योग और वैज्ञानिक विकास का ठहराव, बढ़ता हुआ वित्तीय संकट जिसने जागीरदारी व्यवस्था के संकट का रूप ले लिया और राज्य की गतिविधि की हर शाखा को प्रभावित किया। राज्य की सेवा में अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए कुलीनता की अक्षमता और फलस्वरूप गुटों का संघर्ष और स्वतंत्र प्रभुत्व के लिए महत्वाकांक्षी रईसों की बोली, मराठों को समायोजित करने और मुगल साम्राज्य के ढांचे के भीतर अपने दावों को समायोजित करने में मुगल सम्राटों की अक्षमता, और परिणामस्वरूप भारत में एक समग्र शासक वर्ग बनाने के प्रयास का टूटना, और इन सभी घटनाक्रमों का अदालत और देश की राजनीति पर, उत्तर पश्चिमी दर्रे की सुरक्षा पर प्रभाव। व्यक्तिगत विफलताओं और चरित्र के दोषों ने भी अपनी उचित भूमिका निभाई, लेकिन उन्हें इन गहरे, अधिक अवैयक्तिक कारकों की पृष्ठभूमि के खिलाफ देखा जाना चाहिए। सतीश चंद्र, पार्टियां और राजनीति। मुगल दरबार में 1707-40 मुगल साम्राज्य के पतन का कारण बनने वाले विद्रोहों के लिए विभिन्न व्याख्याएं सामने रखी गई हैं। यहाँ हमारा मुख्य संबंध हमारे 17वीं और 18वीं शताब्दी के आरंभिक अधिकारियों के साथ है, और यह देखा जाएगा कि वे किसी भी तरह उथल पुथल के आर्थिक और प्रशासनिक कारणों से सबसे बड़ा भंडार रखते हैं और धार्मिक प्रतिक्रिया या राष्ट्रीय चेतना के बारे में बहुत कम जानते हैं। इस प्रकार मुगल साम्राज्य को नष्ट कर दिया गया था। इसके विरुद्ध मौजूद बलों द्वारा कोई नया आदेश नहीं बनाया गया था और न ही बनाया जा सकता है। इरफान हबीब थे। मुगल भारत की कृषि प्रणाली। जितना अधिक मैं इस अवधि का अध्ययन करता हूँ, उतना ही मुझे विश्वास होता है कि सैन्य अक्षमता प्रमुख थी, यदि एकमात्र नहीं तो उस साम्राज्य के अंतिम पतन का कारण था। अन्य सभी दोष और कमजोरियां इसकी तुलना में कुछ भी नहीं थीं। गायब होने से बहुत पहले यह केंद्र में सभी सैन्य ऊर्जा खो चुकी थी और पहले स्पर्श में टुकड़े टुकड़े करने के लिए तैयार थी। कोई फारसी या अफगान विजेता, कोई नादिर, कोई अहमद अब्दुल, कोई यूरोपीय साहसी की प्रतिभा नहीं, एक डुप्लेक्स या एक कठोर हाथ। ओलिव अवक्षेपण और रसातल में जाने के लिए आवश्यक था। मुगले का साम्राज्य पहले ही बर्बाद हो चुका था, इससे पहले कि उनमें से कोई भी दृश्य पर दिखाई दे।
और यदि उनके बारे में कभी नहीं सुना गया होता तो इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि कुछ मराठा डाकू या सिख फ्रीबूटर निश्चित समय में अकबर और शाहजहां के सिंहासन पर बैठे होंगे। विलियम इरविन, भारतीय मुगलों की सेना। एक आम धारणा यह है कि मुगल साम्राज्य का पतन उसके संप्रभुओं की पतनशीलता के कारण था, लेकिन यह महान क्षमता, ऊर्जा और दृढ़ संकल्प के राजा औरंगजेब के शासनकाल में अपरिवर्तनीय रूप से बर्बाद हो गया था। लेकिन इसकी कमी थी राजनीतिक अंतर्दृष्टि में और एक कट्टर मुसलमान। उन्होंने अकबर की बुद्धिमान और उदार नीति को उलटकर जाति और धर्म के भेदों को नजरअंदाज करके और अपने हिंदू विषयों पर जजिया या चुनाव कर को फिर से लागू करके पहला नश्वर झटका मारा, जिससे उसने उन्हें अलग कर दिया और उनमें से सबसे कुलीन और सबसे युद्धप्रिय राजपूतों को, जो अब तक सिंहासन के कट्टर समर्थक थे, घातक और लगातार दुश्मनों में बदल दिया। और शिवाजी और उनके अनुयायियों ने न केवल अपनी स्वतंत्रता की पुष्टि की, बल्कि साम्राज्य की अखंडता पर दूसरा नश्वर प्रहार किया। उन्होंने इसकी सैन्य प्रतिष्ठा को नष्ट कर दिया। उन्होंने इसके संचित खजाने को समाप्त कर दिया। उन्होंने दक्कन और उसके बाहर अव्यवस्था और तबाही फैला दी। उन्होंने साम्राज्य में एक साम्राज्य की स्थापना की। इस प्रकार साम्राज्य, हालांकि भंग नहीं हुआ था, निराशाजनक रूप से दुर्बल हो गया था। केंद्र सरकार का प्रभावी अधिकार तब से स्थगित था। नादिर शाह ने सम्राट और उसकी राजधानी पर अपमान की चरम सीमा को भड़काने के बाद सिंधु के पश्चिम में शाही क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। साम्राज्य का विघटन पूर्ण हो गया था। सिडनी ओवन, मुगल साम्राज्य का पतन। मुगल साम्राज्य और उसके साथ हिंदुस्तान का मराठा आधिपत्य भारतीय समाज के मूल में सड़न के कारण गिर गया। सड़ांध ने खुद को सैन्य और राजनीतिक असहायता के रूप में दिखाया। देश अपनी रक्षा नहीं कर सका। रॉयल्टी निराशाजनक रूप से भ्रष्ट या मूर्ख थी। रईस स्वार्थी और अदूरदर्शी थे। भ्रष्टाचार, अक्षमता और विश्वासघात ने लोक सेवा की सभी शाखाओं को बदनाम कर दिया। इस क्षय और भ्रम के बीच हमारा साहित्य, कला और यहाँ तक सच्चा धर्म भी नष्ट हो गया था। जे.एन. सरकार, मुगल साम्राज्य का पतन, वॉल्यूम 4। उनके लिए सुसंगठित संगठन, धर्म, मातृभूमि और जनजाति के आधार पर कुलीनों के बीच विभाजन था और प्रत्येक वर्ग ने अपना एक समूह बनाया। आपसी प्रतिद्वंद्विता। बाद के मुगलों के शासन के दौरान विभिन्न समूहों के बीच ईर्ष्या और सत्ता के लिए संघर्ष, एक मजबूत केंद्रीय नेतृत्व की अनुपस्थिति में, ने न केवल सम्राट की प्रतिष्ठा को कम किया बल्कि साम्राज्य के पतन में भी योगदान दिया। क्षेत्रीय आकांक्षाओं का उदय औरंगजेब के शासनकाल में ही क्षेत्रीय विद्रोहों का साक्षी रहा। जाट, सिख और मराठा जैसे समूह, उन्होंने अपने स्वयं के राज्य बनाने के लिए मुगल राज्य के अधिकार को चुनौती दी। वे अपने प्रयासों में सफल नहीं हुए, लेकिन उन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में राजनीतिक घटनाओं के भविष्य के पाठ्यक्रम को प्रभावित किया। राजनीतिक प्रभुत्व के लिए साम्राज्य के खिलाफ उनके निरंतर संघर्ष ने साम्राज्य को कमजोर कर दिया। संक्षेप में मुगलों के पतन के कारण। मुगलों के पतन के कुछ मुख्य कारण संक्षेप में इस प्रकार थे। मुगलों की सरकार एक व्यक्तिगत निरंकुशता थी और इसलिए इसकी सफलता शासक के चरित्र पर निर्भर करती थी। बाद के मुगल बेकार थे और राज्य के प्रशासन की उपेक्षा करते थे। उत्तराधिकार के एक निश्चित कानून के अभाव में हमेशा उत्तराधिकार का युद्ध होता था। इसने सरकार की स्थिरता को कमजोर कर दिया और देशभक्ति की कीमत पर पक्षपात को बढ़ावा दिया। शासकों के पतन के कारण उनका पतन हुआ। बड़प्पन, गुटनिरपेक्ष झगड़ों और साजिशों के साथ साम्राज्य को भारी कीमत चुकानी पड़ी। सेना का पतन भी साम्राज्य के लिए विनाशकारी सिद्ध हुआ। साम्राज्य कुशलतापूर्वक होने के लिए बहुत विशाल और बोझिल हो गया था। कमजोर शासकों के तहत एक केंद्रीय प्राधिकरण से शासित,
विशेष रूप से परिवहन और संचार की मौजूदा स्थितियों के तहत। औरंगजेब की धार्मिक नीति राजपूतों, सिखों, जाटों और मराठों के विद्रोह के लिए काफी हद तक जिम्मेदार थी। औरंगजेब की दक्कन नीति पूरी तरह विफल रही और मुगल साम्राज्य के पतन का एक महत्वपूर्ण कारण थी। ईरानी और दुर्रानी राज्यों के आक्रमणों ने एक मौत का झटका दिया मुगल साम्राज्य को। काफी औरंगजेब और उसके बाद बहादुर शाह प्रथम ने राजपूतों को दबाने का प्रयास करके उन्हें मुगलों के खिलाफ लड़ाई के लिए प्रेरित किया। बाद के मुगलों ने राजपूतों के साथ सुलह की नीति का पालन करने का प्रयास किया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। राजपूतों को अब मुगलों पर इतना भरोसा नहीं था कि वे साम्राज्य के कल्याण के लिए उनके साथ सहयोग कर सकें। मराठा भी एक दुर्जेय दुश्मन बन रहे थे। उनका उद्देश्य पहले केवल महाराष्ट्र के क्षेत्र पर नियंत्रण हासिल करने तक ही सीमित था, लेकिन इसमें जल्द ही पूरे भारत में सरदेशमुखी और चौथ की वसूली के लिए मुगल सम्राट से कानूनी मंजूरी प्राप्त करना शामिल हो गया। वे उत्तर की ओर बढ़े और 1740 तक गुजरात, मालवा और बुंदेलखंड के प्रांतों पर अपना प्रभाव फैलाने में सफल रहे। साम्राज्य के खिलाफ राजपूत संघर्ष और मराठों की बढ़ती महत्वाकांक्षा और शक्ति ने इस प्रकार मुगल शक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डाला। आर्थिक और प्रशासनिक समस्याएं समय के साथ अमीरों और उनके रैंकों या मनसबों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई थी। उनके बीच जागीर बांटने के लिए बहुत कम जमीन बची थी। औरंगजेब ने रिकॉर्ड पर जागीरों से बढ़ी हुई आय दिखाकर जागीरों या बेजागिरी की तीव्र कमी की समस्या को हल करने का प्रयास किया, लेकिन यह एक अदूरदर्शी उपाय था क्योंकि अमीरों ने किसानों पर दबाव बनाकर अपनी जागीरों से दर्ज आय वसूल करने की कोशिश की। इसलिए अमीर और किसान दोनों विरोधी थे। फिर युद्ध हुए। सम्राटों और अमीरों की शानदार जीवन शैली और खालिसा भूमि में कमी, इन सभी ने राज्य पर बोझ डाला। परिणाम यह हुआ कि राज्य का व्यय उसकी आय से बहुत अधिक हो गया। इसके अलावा कोई महत्वपूर्ण वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति नहीं थी जो एक स्थिर अर्थव्यवस्था में सुधार कर सके। एक बार फलते फूलते व्यापार ने साम्राज्य के खजाने को समृद्ध नहीं किया, भले ही यूरोपीय व्यापारियों द्वारा घुसपैठ तटीय भारत के साथ बढ़ी। यह आर्थिक और प्रशासनिक समस्याएं औरंगजेब की मृत्यु के बाद ही बढ़ी। जब शासक कमजोर और अक्षम थे, तब साम्राज्य एक केंद्रीकृत प्रणाली द्वारा कुशलतापूर्वक प्रशासित होने के लिए बहुत विशाल हो गया था।